नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आगामी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो श्रृंखला चलाई जा रही है, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में मुख्य परीक्षा 2016 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है या उन पदों को कहा जाता है जो किसी की विशेषता को बताते हैं। जैसे यहां पर सी विकल्प को देखिए, चमकीला लिखा हुआ है, ये एक विशेषण है। आप कहते हैं कि शुक्र चमकीला ग्रह है, यानी ग्रह की विशेषता बताई जा रही है कि वो चमकीला है, और वो कौन बता रहा है? चमकीला शब्द, इसलिए चमकीला शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा विकल्प में दिए गए अन्य शब्दों को देखिए। ए विकल्प में लिखा है धर्म। धर्म एक विशेष शब्द है, अगर इसका विशेषण आप देखेंगे तो धार्मिक होगा। अगर इसका प्रयोग देखिए तो आप कहते हैं धार्मिक आयोजन है, यानी आयोजन की विशेषता बताई जा रही है कि वो धार्मिक है। इसका मतलब यह है कि धार्मिक शब्द क्या होगा? विशेषण। इसी प्रकार से जाति शब्द जो है ये विशेष है और इसका विशेषण होगा जातीय। ठीक है, जातीय जनगणना ये शब्द प्रयोग होता है, यानी जनगणना की विशेषता बता रही है कि ये किस प्रकार की जनगणना है, जातीय जनगणना है। ठीक है, यानी जाति शब्द क्या हो गया? विशेषण हो गया। धन जो है ये विशेष शब्द है, इसका विशेषण क्या होगा? धनी। आप कहते हैं धनी व्यक्ति, यानी व्यक्ति की विशेषता क्या है? कि वो धनी है, इसलिए धनी कैसा शब्द हो गया? विशेषण शब्द। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि विशेष या विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है? तो यहां पर विकल्प ए देखिए, लिखा है दृष्टि, और दृष्टि क्या है? विशेष है। अगर आप इसका विशेषण देखेंगे तो इसका विशेषण होता है दृष्टव्य। ठीक, विकल्प बी में देखिए गुरु शिष्य लिखा है, ये दोनों विशेष हैं। मणि रत्न ये भी दोनों विशेष है। दीपक और तेल ये भी दोनों विशेष हैं। यानी बाकी तीन विकल्पों में केवल विशेष का युग्म दिया गया है, जबकि विकल्प ए में विशेष और विशेषण लिखा गया है, और वो भी जो दृष्टि का विशेषण होता है वो दृष्टव्य होता है। ठीक है, इसलिए जो ए युग्म है ये अशुद्ध है, इसलिए दूसरे का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अशुद्ध है? पहला कह रहा है कि जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, जबकि आपको बताया गया है कि विशेषण उन पद को कहा जाता है जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। तो यानी यह पहला ही कथन यहां पर अशुद्ध हो गया, और तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प ए। अन्य विकल्पों के भी कथन को चेक कर लीजिए। लिखा है कि विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाती है उसे कहा जाता है विशेष्य। ये बिल्कुल सही है, आप ये कई बार पढ़ भी चुके हैं। अगला है कि जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को प्रकट किया जाता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी सही है। अगला कह रहा है कि जो विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आए उसको विधेय विशेषण कहा जाता है। ये आप पढ़ चुके हैं। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आम मीठा था। यानी आम क्या है? विशेष है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जा रही है, और विशेषता बता कौन सा शब्द रहा है? मीठा। और आम के बाद आया है मीठा, इसका मतलब है कि विशेष के बाद विशेषण आया है। ये कैसा विशेषण होगा? विधेय विशेषण। ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि विशेषण पहले आए और उसके बाद विशेष्य आए, जैसे मीठा आम, तब आप क्या कहेंगे? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है उद्देश्य विशेषण, या उसको दूसरे टर्म में कहते हैं विशेषण विशेष्य। ठीक है, ये आपको पहले बताया भी जा चुका है, फिर से आपको रिकॉल करा दिया गया। इस प्रकार प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा विकल्प ए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, पूछा जा रहा है कि वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन करने के उपरांत विदाई दी जाती थी, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा, समावर्तन कहा जाता है। ठीक है, यहां पर डी विकल्प आपका सही होगा। और याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि समावर्तन हिंदुओं का कौन सा संस्कार होता है? तो आपका जवाब होगा 12वां संस्कार होता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जा रहा है कि विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? तो यहां पर विकल्प बी देखिए, अनृत्य का रित होगा। यह विलोम बिल्कुल सही है, यानी प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा विकल्प बी। जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। विकल्प ए में लिखा है तांडव, तांडव का विलोम क्या होगा? लास्य। इसी प्रकार विकल्प सी में मुक्त लिखा है, मुक्त का विलोम क्या होता है? बध या बंधा। विकल्प डी में लिखा है विभावना, विभावना का विलोम क्या होता है? विशेषोक्ति। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विलोम का अशुद्ध युग्म कौन सा है? पहला दिया है अनंत का असीम, यही गलत है। अनंत किसे कहते हैं? अनंत उसे कहा जाता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसकी कोई सीमा निश्चित ना हो, उसे अनंत कहा जाता है। यानी अनंत के अगर पर्यायवाची को देखें तो असीमित होगा या अद्यांत होगा, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा सीमित या शांत। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। ये युग्म शुद्ध नहीं है, ये अशुद्ध है। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए हो जाएगा। और कुशल का अकुशल सही है, अधर्म का धर्म सही है, और जड़ का विलोम चेतन होता है, ये भी सही है।
प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा जा रहा है कि विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा है। तो यहां पर विकल्प बी देखिए, संयुक्त का होता है वियुक्त, ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया है। संयुक्त का वियुक्त भी होता है, संयुक्त का असंयुक्त भी हो सकता है और संयुक्त का पृथक भी हो सकता है, ठीक है। इन तीनों विलोम को याद रखेंगे संयुक्त के संदर्भ में, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। जरा अन्य विकल्पों को भी देखिए, जैसे ए विकल्प में लिखा है विराग, विराग का विलोम क्या होता है, राग होता है। इसी प्रकार अभी संयुक्त की चर्चा हो चुकी है। सरस का विलोम क्या होगा, निरस होगा। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, प्राचीन होगा। यह कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। यहां पर देखिए 3-1 का भी कॉन्सेप्ट से यह प्रश्न किया जा सकता है, लेकिन पहले इसको देखते हैं। यहां पर विकल्प डी देखिए, छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। जब कभी भी छोटे बड़े को देते हैं तो वो अर्पित करते हैं, ठीक है, प्रदान किया जाता है। बड़े लोग जब छोटों को देते हैं तब उन्हें कहा जाता है प्रदान करना, ठीक है, याद रखेंगे यहां पर। इसलिए यहां पर जो प्रदान शब्द लिखा है यहां पर होना चाहिए अर्पित, यानी छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, यह शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला देखना है। यहां पर विकल्प ए में लिखा है हिंस्र, ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यानी प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए। जरा विकल्प बी में देखिए, भास्कर लिखा है, यहां पर आधा छोटा सा होगा खटकोट सा की जगह पर। यहां पर रुपया लिखा है, रुपया में बड़े ऊ की मात्रा लगी है, यहां पर छोटा ऊ होगा रुपया में। और बादाम नहीं होता है, बादाम होता है, यानी ब में आ की मात्रा रहेगी तब ये शुद्ध होगा, यानी 9 का यहां पर ए विकल्प बिल्कुल शुद्ध दिया है। अगला है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य देखना है। पहला लिखा है तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। यहां पर तूफान में जो त में वर्तनी है ये गलत है, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा रहेगी तूफान में, और होगा क्या कि तूफान में सैकड़ों लोग मारे गए, ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए जो है अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध है, यानी यहां पर ए आंसर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, पूछा जा रहा है कि जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले उसके लिए एक शब्द क्या होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा विकल्प सी। अगर अन्य विकल्प को देखें तो ए विकल्प में लिखा है सर्वज्ञ, जिसे सारी बातों का ज्ञान हो, जो सब कुछ जानता है उसको कहा जाता है सर्वज्ञ। बी विकल्प में लिखा है दूरदर्शी, वह व्यक्ति जो दूर तक की बातों को पहले से ही सोच ले उसको कहा जाता है दूरदर्शी। विकल्प डी में लिखा है दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब जो दर्शन का ज्ञाता हो उसे कहा जाता है दार्शनिक, ठीक है। और प्रत्युत्पन्नमति किसे कहा जाता है, जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले। अगला है प्रश्न संख्या 12, पूछा जा रहा है कि यह कमीज उजली है। इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है। तो यहां पर देखिए कमीज उजली है, कमीज का मतलब होता है शर्ट को कहा जाता है, ठीक है। अब ये कमीज की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो उजली है। विशेषता कौन बता रहा है, उजली शब्द, यानी यहां पर उजला जो है ये हो जाएगा विशेषण, और किसकी विशेषता बता रहा है तो कमीज की, तो कमीज क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, यानी प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब होगा विकल्प बी। क्लियर है। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि यहां कमीज के बाद उजली शब्द है, यानी यहां पर पहले विशेष्य आया है उसके बाद विशेषण आया है, तो यहां पर उस दृष्टिकोण से यह क्या माना जाएगा, तो याद रखिएगा इसे आप कहेंगे विधेय विशेषण, ठीक है। इस दृष्टिकोण से भी आप इस बात को रिकॉल करेंगे, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13, पूछा जा रहा है कि जिसके हृदय में ममता न हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहा जाता है निर्मम, यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा आपका। जरा अन्य जो विकल्प है उनको भी देख लीजिए। निर्दय किसे कहा जाता है, जिसके हृदय में दया न हो उसको निर्दय कहते हैं। अगला है निर्भीक, जो भय से रहित हो उसे कहा जाता है निर्भीक। और नृशंस कहा जाता है अत्यधिक क्रूर को, जो अत्यधिक क्रूर होता है उसको कहा जाता है नृशंस। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14, प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है कि भक्त का तद्भव क्या होगा। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा विकल्प ए भगत, ठीक है, यानी भक्त का जो तद्भव है वो भगत होगा। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प ए सही होगा। जरा अन्य विकल्प को देखिए, बी विकल्प में श्रद्धा लिखा है, श्रद्धा का तद्भव होता है श्रद्धा। इसी प्रकार विकल्प डी में भाप लिखा है, भाप का तत्सम क्या होता है, वाष्प होता है, ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। पहला विकल्प देखिए लिखा है पसीना, आप सभी को पता है कि पसीना एक तद्भव होता है और इसका तत्सम क्या होता है, प्रश्विन्न होता है, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प ए हो जाएगा। जरा अन्य विकल्प को भी देखिए, दूसरे विकल्प बी विकल्प में लिखा है पकवान, इसका सही तद्भव क्या होगा, पकवान होगा। अगर हम विकल्प बी सी में देखें पश्चाताप लिखा है तो इसका तद्भव क्या होगा, पछतावा। इसी प्रकार विकल्प डी में पुत्र वधू है, इसका तद्भव होगा पतोहू, याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 16 देखिए, प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है कि इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है, उसको फाइंड आउट करना है।
पहला दिया है उपाध्याय और ओझा। आप सभी को पता है कि उपाध्याय तत्सम होता है और ओझा उसका तद्भव रूप होता है। अगला है श्रेष्ठ और सेठ, ये गलत है। आप सभी को पता है कि सेठ क्या है, तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, श्रेष्ठ ही होता है। पूर्व का जो प्रश्न पत्र आपको हल कराया गया है उसमें इसको एक्सप्लेन भी किया है, ये रिपीटेड प्रश्न है, इसलिए इसका बी विकल्प सही हो जाएगा। सेठ का जो तत्सम होगा वो श्रेष्ठ ही होगा, यानी ठ में छोटी की मात्रा लगेगी। अगला देखिए, अंगीठा का अग्निष्ठ होता है, ये बिल्कुल सही है, और अदरक का आर्द्रक होता है, ये भी सही है, तो याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण के दृष्टिकोण से बहुत शब्द कैसा है। देखिए ये तीसरी बार ये प्रश्न रिपीट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि परिमाण बोधक विशेषण उन्हें कहा जाता है जो वस्तु की मात्रा का बोध कराते हैं, और यहां पर जो बहुत शब्द है ये कोई निश्चित मात्रा नहीं बता रहा है, इसलिए क्या होगा, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण, यानी यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। मैंने पूर्व में आपको जो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण भी बताए थे, जैसे थोड़ा, अधिक, कुछ, बहुत, ये सभी क्या है, अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण के उदाहरण है। अगला प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 में पूछा जा रहा है कि भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इस वाक्य में सरीखा शब्द क्या है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, गुणवाचक विशेषण है। क्यों, क्योंकि वह विशेषण जो किसी के वस्तु या किसी व्यक्ति के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि को बोध कराता है, उस विशेषण को कहा जाता है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप बाहरी, सुंदर, भला, बुरा, लंबा, काला, ठीक है, ये सभी क्या है, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उन्मूलन का सही विलोम क्या होगा। तो आपका सही जवाब क्या होगा, उन्मूलन का सही विलोम होगा रोपण, यानी प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब क्या होगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20 को करने से पहले जरा अन्य विकल्प को भी देख लीजिए। जैसे अगर कहा जाए कि अवरुद्ध का विलोम क्या होगा, तो आपका सही जवाब होगा अनवरुद्ध। इसी प्रकार निर्माण का विलोम क्या होगा, निर्माण का विलोम होगा ध्वंस। समृद्धि का विलोम क्या होगा, विनाश। और उन्मूलन का विलोम जो है अभी आपने देखा, रोपण होगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, पूछा जा रहा है कि गगनचुंबी का सर्वथा शुद्ध विलोम क्या है, यानी गगनचुंबी का विलोम क्या है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, धराशाही। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा, गगनचुंबी का विलोम धराशाही होता है। अगला है प्रश्न संख्या 21, पूछा जा रहा है कि आघात का विलोम शब्द क्या है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, प्रतिघात, यानी आघात का विलोम होता है प्रतिघात। सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 22, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहां पर देखिए विकल्प ए में हस्तलिखित लिखा है, यह बिल्कुल सही है। विकल्प बी में कुमुदिनी लिखा है, यह भी सही है। विकल्प सी में आजीवका लिखा है, यह गलत है। आजीवका नहीं होता, आजीविका होता है, यानी व में छोटी की मात्रा होनी चाहिए। इस प्रकार यहां पर विकल्प सी आपका आंसर हो जाएगा, यह अशुद्ध है। सत्याग्रह बिल्कुल सही लिखा है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23, पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। तो यहां पर देखिए विकल्प ए निरहंकारी, ठीक है, ये बिल्कुल सही लिखा है। निरंकारी जो है ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, यानी 23 का ए आंसर सही हो जाएगा। अब यहां पर देखिए पैतृक लिखा है, ठीक है, यहां पर पैतृक होता है, ठीक है, त के नीचे र लगता है। यहां सी विकल्प में देखिए लिखा है जागृत, तो ये जागृत होता है। ठीक है, जैसे आपने एक पढ़ा था अनुग्रहित, ठीक है, ठीक उसी की तरह से ये उदाहरण है जागृत। विकल्प डी में लिखा है निदयी, निदयी नहीं होता है, निर्दयी होता है। ठीक है, तो ये भी बात याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 24, पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य चिन्हित करिए। तो पहला दिया है कि शोक है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, ये अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि अगर कोई किसी के पत्र का उत्तर नहीं देगा तो कोई शोक थोड़ा व्यक्त करेगा, कोई मृत्यु नहीं हुई है कि शोक व्यक्त कर रहे हैं। विकल्प बी में लिखा है दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया, दुख शब्द भी नहीं ठीक है। क्षोभ है कि आपने, क्षोभ भी नहीं व्यक्त। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का उत्तर नहीं दिया, डी विकल्प यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 25, पूछा जा रहा है कि जो जोता बोया न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहां पर देखिए विकल्प बी सही हो जाएगा, जो जोता बोया न गया हो उसे कहते हैं अकृषित। ठीक है, और आपको यहां पर कंफ्यूजन सी विकल्प के साथ हो रहा होगा, यहां पर ऊसर लिखा है, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसको कहा जाता है ऊसर, और जो जोता बोया न गया हो उसे कहा जाता है अकृषित। जो जोता बोया न गया हो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर खेती नहीं होती है, माने जो भूमि अभी जोती बोई नहीं गई है उसको कहा जाता है अकृषित। ठीक है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, यह प्रश्न कंफ्यूजन कर सकता है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अगला है प्रश्न संख्या 26, पूछा जा रहा है कि सब कुछ खाने वाले को क्या कहा जाता है। तो यहां पर विकल्प ए सही हो जाएगा, सर्वभक्षी। अब देखिए दूसरे विकल्प के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यह प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे। विकल्प बी में लिखा है सर्वहारी।
सर्वहारी शब्द नहीं होता है, सर्वहारी होता है। ठीक है, इसलिए यहां पर विकल्प बी की तरफ आप नहीं जाएंगे। विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा सर्वभक्षी, यानी सब कुछ खाने वाले को सर्वभक्षी कहते हैं। विकल्प ए सही होगा। अगला है प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में पूछा जा रहा है कि जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा स्थावर, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसको कहते हैं स्थावर, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यहां पर विकल्प ए में लिखा है सदावर्त। जहां भोजन मुफ्त में मिलता है, यानी नित्य दीन और दुखियों को भोजन दिए जाने की जो व्यवस्था है उसको कहा जाता है सदावर्त। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो स्थावर है इसका विलोम भी आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा स्थावर का विलोम होता है जंगम। ये भी बात याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 28 देखिए, पूछा जा रहा है कि बांका का तत्सम शब्द क्या है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? बांका का तत्सम होता है वक्र, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, प्रश्न संख्या 29 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहां पर विकल्प बी देखिए, पंसारी लिखा है। पंसारी क्या है? तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है, यानी यहां पर विकल्प बी सही हो जाएगा। यदि पंसारी के तत्सम को देखें तो पर्णशालिक होता है इसका तत्सम रूप। विकल्प ए में लिखा है पतन। पतन का जो तद्भव है वो होता है पढ़ना। इसी प्रकार विकल्प सी में पिटक है। पिटक का तद्भव होता है पिटारा। विकल्प डी में प्रहार। प्रहार नहीं है, ये प्रहर है, इसका तद्भव होता है पहर। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 देखिए। प्रश्न संख्या 30 में पूछा जा रहा है कि इसमें तद्भव और तत्सम के दृष्टिकोण से सही युग्म कौन सा है? तो यहां पर विकल्प सी देखिए, ओस लिखा है। ओस शब्द क्या होता है? तद्भव होता है, और इसका तत्सम क्या होता है? अवश्याय। ये बिल्कुल सही है, यानी यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा विकल्प ए में देखिए, कौड़ी लिखा है। कौड़ी शब्द क्या है? तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है? कपर्दिका होता है। ठीक है, कपार्दिका नहीं, कपर्दिका होता है। यहां पर विकल्प बी देखिए, लिखा है अपाहिज। अपाहिज शब्द तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होगा? अपाद हस्त। ओस शब्द, ये बिल्कुल अभी आपने देखा, अवश्य सही है। गेहूं का, गेहूं एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम होगा गोधूम। याद रखेंगे, ये बिल्कुल सही है और कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार यहां पर यह प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया एक विस्तृत व्याख्या के साथ। कल आपसे एक नए प्रश्न पत्र के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।